भारत का एक ऐसा सपूत जिसका नाम सुनते ही हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है और जिसकी अमर गाथा हर भारतीय के दिल में बसती है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज की कहानी है शहीद आजम भगत सिंह की। 28 सितंबर 1907 को तत्कालीन पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में जन्मे इस वीर ने अपने छोटे से जीवन में वो अग्नि प्रज्वलित की जो आज भी हर भारतीय के हृदय में जलती है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक और मानवता के प्रबल समर्थक थे। उनका जीवन एक यज्ञ था जिसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि भारत की धरती पर स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सूर्य उदित हो सके। इस वीडियो में हम भगत सिंह के जीवन, उनके क्रांतिकारी कार्यों, उनके दर्शन और उनकी अमर विरासत को विस्तार से समझेंगे ताकि हम उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतार सकें और उनके सपनों के भारत को साकार कर सकें। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और चाचा जेल में थे क्योंकि वे पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन से जुड़े थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों का विद्रोह था। इस प्रकार स्वतंत्रता की भावना भगत सिंह के रक्त में थी। उनके परिवार का वातावरण ऐसा था जहां देशभक्ति और बलिदान की कहानियां हर दिन सुनाई जाती थीं। उनकी मां विद्यावती एक सशक्त और प्रेरणादायी महिला थीं जिन्होंने भगत सिंह के मन में नैतिकता और साहस के बीज बोए। बचपन से ही भगत सिंह का मन देश की दास्ता को देखकर विचलित रहता था। 1919 में जब वे मात्र 12 वर्ष के थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके कोमल हृदय को गहरी चोट पहुंचाई। अमृतसर के इस नरसंहार में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। भगत सिंह उस स्थान पर गए जहां यह हत्याकांड हुआ था। उन्होंने वहां की मिट्टी को जो निर्दोषों के रक्त से सनी थी एकत्र किया और उसे अपने माथे पर तिलक की तरह लगाया। उस क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे इस अत्याचार का बदला लेंगे और भारत को स्वतंत्र कराएंगे। ये घटना उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। स्कूल में भगत सिंह एक मेधावी छात्र थे। वे न केवल पढ़ाई में अव्वल थे बल्कि साहित्य, इतिहास, दर्शन और विज्ञान में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारियों जैसे जोसेफ मैजिनी, गैरिबाल्डी और रूसी क्रांतिकारियों जैसे लेनिन, ट्रोट्स्की, बाकुनिन के जीवन और विचारों का गहन अध्ययन किया। इसके अलावा वे कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धांतों और विक्टर ह्यूगो, बर्नार्ड शो जैसे लेखकों से भी प्रभावित थे। उनकी ये बौद्धिक जिज्ञासा उन्हें एक साधारण क्रांतिकारी से कहीं अधिक बनाती थी। वे समझ गए थे कि स्वतंत्रता केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों की शक्ति से प्राप्त की जा सकती है। 1920 के दशक में भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे देश में जोश भर रहा था। भगत सिंह भी इस आंदोलन से प्रभावित थे और उन्होंने इसमें सक्रिय भाग लिया। वे गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित थे, लेकिन उनका मानना था कि केवल अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हराना संभव नहीं है। 1922 में चौरी चौरा की घटना जिसमें प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस निर्णय से भगत सिंह और कई अन्य युवा निराश हुए। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है। 1924 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया जो उस समय क्रांतिकारी विचारों का केंद्र था। ये कॉलेज लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ देशभक्ति और स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा दिया जाता था। यहीं उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, यशपाल और अन्य क्रांतिकारियों से हुई
भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। इस संगठन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और एक समाजवादी भारत की स्थापना करना। HRA के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने भगत सिंह को क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया। भगत सिंह ने संगठन के लिए प्रचार सामग्री तैयार करने, हथियार जुटाने और क्रांतिकारी साहित्य का वितरण करने जैसे कार्य किए। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करना और समाजवादी विचारों को फैलाना था। इस सभा ने पंजाब के युवाओं में क्रांतिकारी चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह ने अपने इस संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये कमीशन भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव तैयार करने के लिए आया था, लेकिन भारतीयों को इसमें शामिल न करने से ये स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की भावनाओं को महत्व नहीं देती। लाहौर में इस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। इस प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ सप्ताह बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु ने भगत सिंह और उनके साथियों को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने इसे न केवल एक व्यक्तिगत क्षति बल्कि पूरे राष्ट्र पर हमला माना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर इस अत्याचार का बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जिन्हें वे लाठीचार्ज का जिम्मेदार मानते थे, लेकिन गलती से उनके निशाने पर स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक JP सॉन्डर्स आ गया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या की। इस घटना में शिवराम हरि राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली मारी, जबकि भगत सिंह ने उनकी सहायता की। चंद्रशेखर आजाद ने इस ऑपरेशन की निगरानी की। सॉन्डर्स को मारना केवल एक हत्या नहीं थी, यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस घटना के बाद लाहौर की सड़कों पर पर्चे बांटे, जिनमें लिखा था कि ये कार्य लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला है। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और भगत सिंह को पूरे देश में एक नायक के रूप में स्थापित कर दिया। भगत सिंह का सबसे साहसिक और ऐतिहासिक कदम था 8 अप्रैल 1928 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। इस समय ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जैसे दमनकारी कानून लाने की तैयारी कर रही थी। ये कानून भारतीय मजदूरों और क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने के लिए बनाए गए थे। भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का फैसला किया। उन्होंने असेंबली हॉल में 2 बम फेंके, जो जानबूझकर ऐसी जगह फेंके गए जहां कोई हताहत ना हो। बम कम शक्ति वाले थे और उनका उद्देश्य केवल धमाका करना था और ध्यान आकर्षित करना था। बम के धमाके के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने पर्चे बांटे, जिनमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इन पर्चों में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों की निंदा की और एक समाजवादी भारत की स्थापना का आह्वान किया। इस घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। उनका उद्देश्य जेल से कोर्ट तक अपने विचारों को दुनिया के सामने लाना था। असेंबली बम कांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। भगत सिंह के साहस और उनके विचारों ने लाखों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को ये एहसास करा दिया कि भारतीय जनता अब और दमन सहन नहीं करेगी। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी विचारों को और परिष्कृत किया। उन्होंने जेल में रहते हुए कई लेख, पत्र और निबंध लिखे, जो उनकी गहन चिंतनशीलता और दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध लेख है मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसमें उन्होंने धर्म और ईश्वर की अवधारणा पर सवाल उठाए। उनका मानना था कि धर्म और अंधविश्वास समाज को बांटते हैं और मानवता के विकास में बाधक हैं। वे कहते थे, मैं ईश्वर में नहीं बल्कि मानवता और न्याय में विश्वास करता हूँ।
भगत सिंह समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और लेनिन के लेखों का गहन अध्ययन किया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भूखा न सोए, जहां शोषण और असमानता का अंत हो। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, जब तक समाज में शोषण और अन्याय रहेगा तब तक सच्ची स्वतंत्रता असंभव है। जेल में भगत सिंह ने अपने साथी कैदियों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने जेल में भारतीय और यूरोपीय कैदियों के बीच भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की। भारतीय कैदियों को खराब भोजन, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और अमानवीय व्यवहार सहना पड़ता था, जबकि यूरोपीय कैदियों को बेहतर सुविधाएं दी जाती थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी भूख हड़ताल 63 दिनों तक चली, जिसके दौरान उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान की भावना ने जेल प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस हड़ताल ने पूरे देश में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान बढ़ा दिया। सैंडर्स वध और असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और हत्या के आरोप लगाए गए। भगत सिंह ने इस मुकदमे को अपने विचारों को दुनिया के सामने लाने के मंच के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कोर्ट में जोरदार भाषण दिए, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और अपने समाजवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह को उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर ब्रिटिश जेल में फांसी दे दी गई। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए, क्योंकि वे एक सैनिक की तरह मरना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस इच्छा को भी ठुकरा दिया। फांसी से पहले उन्होंने अपने साथियों के साथ क्रांतिकारी गीत गाए और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी, लेकिन साथ ही एक क्रांति की चिंगारी भी सुलगा गई। लाखों युवाओं ने उनके आदर्शों को अपनाया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। भगत सिंह की फांसी ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि भारतीय जनता को अब और दबाया नहीं जा सकता। भगत सिंह का दर्शन केवल स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसे समाज की कल्पना चाहते थे जहां हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हों। उनका समाजवाद केवल किताबी नहीं था, ये उनके जीवन और कार्यों में झलकता था। वे मानते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि ये है कि समाज का हर वर्ग, किसान, मजदूर, दलित, स्त्री सम्मान और समानता के साथ जी सके। उनका नास्तिकता का विचार भी उनकी गहन चिंतनशीलता का परिचायक है। वे धर्म को नकारते नहीं थे, लेकिन वे धर्म के नाम पर होने वाले शोषण और अंधविश्वास के खिलाफ थे। उनका कहना था कि यदि ईश्वर है तो वह मानवता के दुखों को क्यों नहीं देखता। उनकी ये विचारधारा उस समय के लिए क्रांतिकारी थी, जब धर्म और परंपराएं समाज पर हावी थी। भगत सिंह ने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें। वे कहते थे, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, बल्कि क्रांति का असली हथियार है लोगों का जागरूक होना। उनकी ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने ये भी कहा कि क्रांति का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे का पूर्ण परिवर्तन है। भगत सिंह का जीवन एक तपस्वी की तरह था, छोटा लेकिन अर्थपूर्ण। वे केवल 23 वर्ष जीवित रहे, लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग एक लंबे जीवन में भी नहीं कर पाते। उनके मृत्यु के बाद भी उनके विचार और आदर्श जीवित रहे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान ने भारत को आजादी की ओर अग्रसर किया। आजादी के बाद भी भगत सिंह की प्रासंगिकता कम नहीं हुई। उनके विचार आज के युवाओं को सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। उनका समाजवादी दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है
जब समाज का हर व्यक्ति सम्मान और समानता के साथ जी सके। भगत सिंह की कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं है, वे विश्व के उन क्रांतिकारियों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन को मानवता और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। भगत सिंह का प्रभाव केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं था, उनके मृत्यु के बाद उनकी कहानी ने साहित्य, सिनेमा और कला में महत्वपूर्ण स्थान पाया। उनके जीवन पर आधारित कई फिल्में जैसे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और रंग दे बसंती ने उनकी कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। उनके विचारों ने लेखकों, कवियों और बुद्धिजीवियों को प्रेरित किया। उनके लेख और पत्र आज भी पढ़े जाते हैं। उनके नारे इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद आज भी विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में गूंजते हैं। ये नारे केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और बदलाव के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। भगत सिंह का नाम सुनते ही एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। वे एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, एक ऐसा विचार जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने, सत्य के लिए लड़ने और अपने सपनों के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए? क्या हमारा समाज शोषण और असमानता से मुक्त है? यदि नहीं तो भगत सिंह का बलिदान हमें पुकारता है कि हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। भगत सिंह अमर हैं क्योंकि उनके विचार अमर हैं। उनकी ज्वाला आज भी हमारे हृदय में जलती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश और समाज के लिए कुछ करें। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कि क्रांति कभी समाप्त नहीं होती। ये हर उस क्षण में जीवित रहती है जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी शहीद आजम भगत सिंह की। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।